हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी को बताऊंगा टेंस के बारे में। टेंस एक ऐसा माध्यम है अंग्रेजी बोलने का जिससे कि आप अंग्रेजी को सरल से सरल तरीके से लिख सकते हैं। हिंदी के क्लिष्ट से क्लिष्ट वर्डों को भी आप इंग्लिश में भी एकदम आसानी से आप उसको लिख सकते हैं। जैसा कि एक अंग्रेजी बोलने वाले को आपने देखा होगा, अंग्रेजी बोलते हैं तो आपको सुनने में बड़ा अच्छा लगता होगा, किंतु आप बोल नहीं पाते हैं। बोलने की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि आप जब हिंदी नहीं ठीक से बोल पाते हैं तो अंग्रेजी तो अंतरराष्ट्रीय भाषा है। अंतरराष्ट्रीय भाषा को समझना तो एक कठिन कार्य है, लेकिन हम उसको सरल से सरल तरीके में बताएंगे कि हिंदी से आप अंग्रेजी में कैसे उसको ट्रांसलेट करो। तो सबसे पहले हम टेंस के बारे में आपको बताएंगे, काल के बारे में बताएंगे, समय के बारे में बताएंगे। वैसे गांव में तो काल के बारे में बताया जाता है कि गांव में जब कोई किसी के ऊपर नाराज होता है तो कहते हैं कि तुम्हारा काल आ गया है, मतलब कि तुम्हारा अंत समय आ गया है, अब तुमको ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। लेकिन यहाँ काल का अर्थ यह है कि उसके समय के बारे में बताएंगे, वाक्य के समय के बारे में बताएंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं टेंस के बारे में। तो हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा टेंस। इसका अर्थ होता है काल या समय। अब टेंस तो समझ गए, काल या समय, लेकिन समय तीन प्रकार का होता है। समय तीन प्रकार का होता है। तो तीन प्रकार के वो कौन से समय होते हैं उसके बारे में बताएंगे। टेंस को हम बताएंगे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में। तो नंबर एक है प्रेजेंट टेंस। नंबर दो है पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में हम लोग कहते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल। जबकि पास्ट टेंस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। तीसरा जो टेंस है वो है फ्यूचर टेंस। कौन सा टेंस? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में भविष्य काल। भविष्य काल। अब ये तो टेंस के तीन मूल रूप हुए, तीन प्रकार हुए। लेकिन टेंसों को जो इसके प्रकार हैं उसको भी चार चार भागों में बांटा गया है। प्रत्येक के चार चार भाग होते हैं। तो यहां पर बताना आवश्यक है कि प्रत्येक टेंस के चार चार प्रकार होते हैं। अब चार चार प्रकार तो मैंने आपको बता दिया। अब उन चार चार प्रकारों में आपको एक एक को अलग अलग समझना आवश्यक है। तो सबसे पहला है इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस? इंडेफिनिट टेंस।
इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम बोलते हैं वर्तमान काल में ही तो ये प्रकार बताए जा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं अनिश्चित काल। अनिश्चित काल, कौन से काल? अनिश्चित काल। ठीक है। अब अनिश्चित काल में हम बाद में उसको डिफाइन करेंगे, उसका स्ट्रक्चर बताएंगे, लेकिन पहले हम इसके प्रकार को बताते हैं। ठीक है। तो ए हो गया इंडेफिनिट टेंस, बी हो गया कॉन्टिन्यूअस टेंस, बी हो गया कॉन्टिन्यूअस टेंस, चलता हुआ समय। कौन सा समय? चलता हुआ समय, चलता हुआ समय। और तीसरा जो इसमें है, सी जो है, वो है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस दरअसल रनिंग राइटिंग में लिखने की आदत होने के कारण वो कितना भी बचा करके लिखते हैं, कितना भी अलग अलग करके शब्दों को लिखना चाहते हैं, लिखने का प्रयास करते हैं, कि वो रनिंग राइटिंग में हाथ चली ही जाती है। तो परफेक्ट टेंस मतलब कि पूर्ण कार्य, कोई कार्य जब पूर्ण हो जाता है तो उसके बारे में बताया जाता है। इसके बाद डी आता है, वो आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब ये चारों के प्रकार हमने बता दिया है आपको कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं मूल रूप से, उनके प्रत्येक के 4 भाग होते हैं, यह भी आपको बता दिया गया। अब हम आपको अलग अलग टेंसों की पूरी रूपरेखा, टेंस को पहचानेंगे कैसे, टेंस के सेंटेंस कौन कौन से होंगे, ठीक है, टेंस का स्ट्रक्चर कैसे हम तैयार करेंगे, समझ रहे हैं, इसको हम आपको बताएंगे। जैसा कि आप कभी कोई बोलना चाहते हैं, कहीं कुछ लिखना चाहते हैं, तो आप शब्दों को क्रम में नहीं लिख पाते हैं, या शब्दों का क्रम ठीक से ना होने पर आपको शब्दों का क्रम ठीक से लिखने के लिए आता है, तो आप शब्दों का क्रम ठीक से लिख नहीं पाते, तो आपको वहां पर समस्याओं का सामना करना पड़ता है, आप गलत उत्तर दे करके चले आते हैं, समझ रहे हैं। तो यह जो बताया जा रहा है, यह आपको एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक्स बताया जा रहा है जो आपके प्रतियोगिताओं में भी पूछे, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, कंपटीशंस में पूछे जाते हैं, जो तमाम परीक्षा आप देते हैं सर्विसेज के लिए, नौकरियों के लिए, उसमें भी पूछे जाते हैं। बैंक क्लर्क, या आप भी देखिए IAS विशेष में भी उसके विशेष पेपर लिए जाते हैं। तो आपको जब तक जानकारी नहीं होगी टेंसेस के बारे में, तब तक आप सही से आप किसी वाक्य की रचना नहीं कर पाएंगे। तो अब ये प्रकार आपको बता दिया, प्रकार को नोट कर लिए सभी लोग, चलिए ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसको हम मिटाते हैं और हम शुरू करते हैं अब पहले टेंस से, जो हमारा होगा प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस की भाग से स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अब आपको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से स्टार्ट करते हैं, और जितने भी टेंस हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ऐसे पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कंटीन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट है, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। उसी प्रकार से फ्यूचर में जब हम जाते हैं फ्यूचर टेंस में, तो फ्यूचर में भी फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर कंटीन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। उसके बारे में हम आपको बताएंगे, विस्तृत रूप से बताएंगे कि वाक्यों
को कैसे हम स्ट्रक्चर करेंगे, कैसे क्या उसका सूत्र है, कैसे सूत्र का हम इस्तेमाल करेंगे, क्या क्या उसमें सावधानियां बरतनी होगी। ठीक है, तो अब यहां पर हम देखते हैं कि सबसे पहले हम टेंस को पहचानें कि कौन सा टेंस है। ठीक है, तो पहला टेंस जो हमारा है वो मैंने जो उसमें डिवाइड किया था, उस डिवाइड के बारे में, डिवाइडेशन के बारे में हमने लिखा है ए। ठीक है, टेंस ए लिख दिया। ठीक है, अब इस टेंस में सबसे पहले हम लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, वर्तमान अनिश्चित काल, वर्तमान अनिश्चित काल। ठीक है, अब इसकी पहचानना जरूरी है कि टेंस की पहचान हम कैसे करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले आप पहचान देख लीजिए। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है आदि शब्द आते हैं, ऐसे वाक्यों का अनुवाद या ट्रांसलेशन करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियमों का पालन करते हैं या नियम अपनाते हैं। ठीक है, तो पहचान क्या बताया आपको, वाक्य के अंत में ता है, ते हैं और ती है। आदि शब्द आते हैं, ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियमों के अनुसार करते हैं। तो ये तो रही पहचान। अब पहचान के बाद अब आपको हम सेंटेंस स्ट्रक्चर बताएंगे, फार्मूला बताएंगे। फार्मूला मीन्स होता है सूत्र, सूत्र मीन्स होता है तरीका। जैसे आप गणित का सूत्र अडॉप्ट करते हो किसी सवाल को लगाने के लिए, किसी प्रश्न को हल करने के लिए, ऐसे ही अंग्रेजी में भी हमने इस प्रकार के सूत्र की रचना की है। वह सूत्र है तो फार्मूला तो बताएंगे ही बताएंगे, फार्मूला तो बताना आवश्यक है, लेकिन यह भी बताना जरूरी है कि वो सेंटेंस किस प्रकार का होगा। सेंटेंस भी बताना आवश्यक है। सेंटेंस जैसे सकारात्मक वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य निगेटिव सेंटेंस, और प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसके बारे में भी बताना जरूरी है मुझे। ठीक है, तो यह फार्मूला जो है, फार्मूला हम आपको पहले हम बताए, हेडिंग डाल दे रहे हैं, हेडिंग डाल दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम वाक्य को, इसको देखें, इसके एक उदाहरण के माध्यम से वाक्य को समझें, इसके बाद में हम आपको सेंटेंस के बारे में बताएंगे। तो जैसे 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 वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है। मैंने आपको पहचान के रूप में पहले ही बताया कि वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है आदि शब्द आते हैं। तो यहां आपने देखा कि वाक्य के अंत में क्या आया है, ता है। तो इससे आप समझ गए कि यह जो है सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, और वो भी सकारात्मक है। तो सकारात्मक का हम नियम लगाएंगे, रूल्स लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको हम एक उदाहरण के तौर पर बताया। अब इसकी अंग्रेजी लिखना होगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट वाक्य के शुरुआत में ही होती है सकारात्मक वाक्यों में। ठीक है,
असर्टिव सेंटेंस में, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों में। तो वह अब देखना है कि वह ही लगेगा सी लगेगा, तो इसके लिए आपको जो है सेंटेंस को पढ़ने से ही पता चल जाता है। ठीक है, पुरुष के लिए ही और स्त्री के लिए सी का प्रयोग करते हैं, तो यहां पर ही का प्रयोग होगा। ही सब्जेक्ट हो गया। अब हमको क्रिया लिखना है। पढ़ने की अंग्रेजी होती है रीड। ठीक है, तो ही है, उसके साथ में क्रिया में यस जुड़ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा रीड्स। ठीक है, तो ही हो गया, पढ़ने की अंग्रेजी रीड्स हो गया। और अब हम लिखेंगे ए बुक। हो गया सेंटेंस, सेंटेंस तैयार हो गया। सेंटेंस बन गया आपका ही रीड्स ए बुक। वह किताब पढ़ता है, वह एक किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। अब हम सेंटेंस को आगे बढ़ाते हैं, और सेंटेंस का पहला जो नियम है वह सकारात्मक वाक्य का है। सकारात्मक का स्ट्रक्चर हमको देना है। तो हेडिंग रहेगा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? अफर्मेटिव सेंटेंस। ए अफर्मेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य क्या कहते हैं? सकारात्मक वाक्य। अब इसके रूल्स के बारे में देख लीजिए, फार्मूला के बारे में देख लीजिए। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम यस से इंडिकेट करेंगे। देयर आफ्टर, इसके बाद हम यूज करेंगे क्रिया। तो इसमें क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, जिसको हम इंडिकेट करेंगे V1। V1 से। इसके बाद ऑब्जेक्ट। V1 मीन्स वर्ब, क्रिया की पहली अवस्था। इसके बाद ऑब्जेक्ट, कर्म का प्रयोग करेंगे। एंड देयर आफ्टर कॉम्प्लीमेंट्स का यूज करेंगे, या अदर वर्ड्स इसको बोलते हैं। अदर वर्ड्स। ठीक है, अब यहां पर हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको फिर बताते हैं। एग्जाम्पल देने से पहले हम आपको नोट्स बताते हैं। इसमें नोट कौन कौन से रहेंगे, किन बात का ध्यान रखना होगा। नोट, नोट में आपको ध्यान रखना है ही सी इट एक वचनकर्ता के साथ। किसके साथ? ही सी इट एक वचन कर्ता के साथ। ही सी इट एक वचन कर्ता के साथ। क्रिया में, किसमें? क्रिया में यस या ईएस जोड़ दिया जाता है।
यह नियम, यह नोट केवल अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए ही लागू होता है, निगेटिव में यह नियम लागू नहीं होते। अब हम उदाहरण के तौर पर एक इसका उदाहरण दे रहे हैं, जैसे वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। ठीक है, तो वह स्कूल जाता है। ठीक है, वह स्कूल जाता है, वह की अंग्रेजी ही हो गया, जैसा कि सूत्र बता रहा है, नियम बता रहा है। सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है, तो सब्जेक्ट आपका कौन हुआ, वह हुआ। अब इसके बाद हमको क्या लिखना है, वर्ब लिखना है। वर्ब, जैसा कि हिंदी वाक्यों में मैंने बताया था आपको कि हिंदी वाक्यों में वर्ब जो होता है क्रिया होता है, वाक्य के अंत में होती है। तो क्रिया के अंत में मैंने देखा तो पाया कि लिखा था जाता, जाता है, तो जाने की अंग्रेजी गो हुआ। अब इसमें हमको यस या ई एस जोड़ना है, उसके भी रूल्स हैं। ठीक है, तो ये हो गया गोज। क्या हो गया, गोज। क्या बन गया, गोज हो गया। अब हमको ऑब्जेक्ट लिखना है, नियम जैसा कह रहा है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इसका क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, पढ़ने जाने का, कहां, स्कूल। तो स्कूल की अंग्रेजी लिख देना है, गोज टू, गोज टू स्कूल। इस प्रकार से वाक्य का स्ट्रक्चर तैयार होता है। ठीक है, अब आपको इसका जो स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम आपको जो है इसको मिटा करके दूसरा बताना है। अब आपको निगेटिव सेंटेंस बताएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में आपने सीख लिया, जान लिया। अब निगेटिव सेंटेंस के बारे में देखिए। नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य का सूत्र देख लीजिए, रूल्स देख लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हम यूज करते हैं डू नॉट या डज नॉट। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, कर्म, इसके बाद अदर वर्ड्स। ठीक है, अब इसके भी नोट्स देख लीजिए। इसके नोट में आपको ध्यान देना होगा कि किसके साथ हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे, किस सब्जेक्ट के साथ, और किसके साथ डज नॉट का प्रयोग करेंगे।
तो ही सी इट, ही सी इट के साथ ही सी इट एक वचनकर्ता के साथ, ही सी इट एक वचनकर्ता के साथ, ठीक है, ही सी इट के साथ या एक वचन या एक वचन कर्ता या सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का प्रयोग, इसका प्रयोग डज नॉट का प्रयोग तथा यू बी दे, यू बी दे और आई और आई बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग, डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे तुम पत्र नहीं लिखते हो, पत्र नहीं लिखते हो, तो यहां तुम हो गया कर्ता सब्जेक्ट, जिसकी अंग्रेजी आपको लिखना है यू, क्या लिखना है, नियम कह रहा है वही कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। अब इसके बाद वाक्य में नहीं शब्द है, तो नहीं के लिए अंग्रेजी आपको डू नॉट या डज नॉट में से कोई एक लिखना है, तो आपको सब्जेक्ट देखना होगा। सब्जेक्ट अगर एक वचन का है तो आपको डज नॉट का प्रयोग, और सब्जेक्ट अगर बहुवचन का है, प्लूरल है, तो डू नॉट का प्रयोग करना है। तो यू जो है वो बहुवचन है, इसलिए यहां पर डू नॉट का प्रयोग, डू नॉट, इसका अर्थ हो गया नहीं, ठीक है। अब आपको नियम फिर क्या कह रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है। जैसा कि मैंने बार बार बताया कि वाक्य के अंत में क्रिया होती है, तो यहां क्रिया क्या है, लिखना, क्या है, लिखना। लिखने की अंग्रेजी राइट, राइट हो गया। अब बचा क्या, अदर वर्ड बच गया, कॉम्प्लीमेंट्स बच गया, पत्र, ये हो गया ए लेटर, ए लेटर, इस प्रकार से वाक्य बनेंगे। अब हम आपको बताएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताने के बाद में आपको होमवर्क देंगे, जिस पर आप इस पर अभ्यास करोगे, ठीक है, और आपका यह टेंस तैयार हो जाएगा। तो अब आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। अब ये प्रश्नवाचक वाक्य मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहले वाक्य का स्ट्रक्चर मैं बताऊंगा, ऐसे वाक्य का जिसमें क्या शब्द पहले आता है। क्या शब्द पहले आने पर रूल्स लिखिए। सबसे पहले आपको डू और डज का प्रयोग करना है। किसका? डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड को लिख सकते हैं हम OW, अदर वर्ड, या कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं। जैसे जैसे क्या वह पत्र लिखता है? क्या वह पत्र लिखता है? अब यहां आपने देखा वाक्य में क्या शब्द पहले आ गया। ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में लिखने के लिए जो उपरोक्त नियम मैंने बताया, डू या डज का प्रयोग सबसे पहले करेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट करेंगे, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे। तो यहां पर हमको देखना है डू या डज का प्रयोग करने के लिए सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज का प्रयोग, और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू का प्रयोग करेंगे। यहां सब्जेक्ट आपका वह है, ये सिंगुलर है, इसलिए यहां पर प्रयोग करेंगे हम डज। इसका प्रयोग डज, डज का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वह की अंग्रेजी ही होगा। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना, लिखने की अंग्रेजी राइट होता है, ठीक है। तो डज ही राइट। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्स को लिख देना हमको। ए लेटर, ए